नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्री काल में एक बार फिर से स्वागत है। जरा हटके एक नया एपिसोड। थोड़ी देर हो गई, चलिए, टेक्निकल मसला होता है तो देर होता है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर विवेक कुमार। प्रोफेसर विवेक कुमार एक जाना माना नाम, जाना पहचाना नाम, बड़े समाजशास्त्री देश के, दुनिया के। और आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, हवाला क्या है उस पर बाद में आता हूं। एक बाबा साहब को लेकर के मैंने अक्सर गौर किया है कि राइटिस्ट तो राइटिस्ट, ये न के न किसी भी तरह से बाबा साहब को सीमित अर्थों में सिमटा देना, या तो दलित नेता के तौर पे या संविधान का जब मसला आता है तो वहां संविधान के ड्राफ्ट्समैन के रूप में, और सारे हम लोग को आप छोड़ दीजिए, जो महत्वपूर्ण योगदान है उन सब के बारे में किसी न किसी तरह से मैंने अच्छे अच्छे प्रगतिशील लोगों को भी वहां पहुंचते हुए देखा है। ये हमारी पीड़ा है। पीड़ा कई सारी चीजों का है। इतिहास से गायब किए जाने का, इतिहास में गलत संदर्भों में पेंट किए जाने का। बाबा साहब के अलावा जो अम्बेडकरी, फुले अम्बेडकरी स्पेस के, बहुजन स्पेस के जो महापुरुष हैं, या जो योगदान है, जो समाज का योगदान है, उन सबको इरेज करने का। एक बार एक बातचीत में एक आरएसएस के लोगों के बीच में मैंने एक बात कही थी कि एक पीड़ा हमारी है और एक पीड़ा आपकी है। एक पीड़ा हमारी है कि इतिहास में कई सारी चीजें हमारी गायब की गई, या हमारे ढंग से जो अम्बेडकरवादी हैं उसको आपने इतिहास में दर्ज नहीं किया गया। लेकिन जब हम ये क्लेम करते हैं तब हमारे पास इतिहास का और समाजशास्त्र का एक मेथोडोलॉजी होता है। लेकिन जब आप क्लेम करते हैं, ऐसा करते हैं, तो आप मिथकों में चले जाते हैं और महाराणा प्रताप का पता नहीं कितने 100 किलो का आप कवच लेके आते हैं, भाला और तलवार लेकर आते हैं। हमें मेथोडोलॉजी देने वाले लोगों में प्रोफेसर विवेक कुमार भी हैं। जो मेथोडोलॉजी से यदि आप हमारे पास यदि टूल है तो प्रोफेसर विवेक कुमार हैं तो टूल है, या ऐसे जो लोग हैं जो समाजशास्त्र में, जो इतिहास में रिसर्च कर रहे हैं। हम लोग अभी आने वाले आधे घंटे 40 मिनट में जो बातचीत करने वाले हैं उसकी पृष्ठभूमि तो ये है, इसके अलावा एक हवाला भी है। ये है, थोड़ा सा वीडियो का मसला होता है, लेकिन यदि मैं दिखा पा रहा हूं तो थोड़ा उलट कर आ रहा होगा। डिकोडिंग अंबेडकर, आइडियाज ऑफ नेशन एंड नेशन बिल्डिंग, प्रोफेसर विवेक कुमार की किताब है। मनोहर पब्लिशर से ये पब्लिश हुई है। मैंने ये किताब पढ़ी है, आप भी पढ़िए। उसे पढ़ने के पहले अभी हम लोग और एक खाका आपके सामने बस प्रोफेसर विवेक कुमार के जरिए ही पेश कर देंगे। एक बार फिर से विवेक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने इस किताब में, और सारी बातों पर हम आएंगे, हमने जो इंट्रो में कहा वो तो मुख्य स्थापना है आपकी किताब का। आगे चल के हम ये भी जानेंगे जातिवादी प्रसंगों में आपने जो खास बिना नाम लिए हुए अंत में अपने कंक्लूजन में जब आप जाते हैं तो संस्कृताइजेशन और जजमानी, यानी आप एम.एन. श्रीनिवास को भी, बिपिन चंद्रा वगैरह सब हमारे अचानक से ये लोग विलेन की तरह दिखाई पड़ने लगते हैं। क्यों? ये सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पर्सपेक्टिव फ्रॉम द बिलो इस किताब की का एक टेक ऑफ पॉइंट है। सबसे पहले उसे समझते हैं। आरएसएस वालों को जो हमने कहा था कि हमारे पास मेथोडोलॉजी होती है, टर्मिनोलॉजी होती है, मैंने कहा प्रोफेसर विवेक कुमार जैसे लोग हैं, प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, तभी ये संभव है। जी विवेक सर। देखिए, पर्सपेक्टिव फ्रॉम बिलो एक जो संदर्श है जिसको हम लोग कहते हैं कि ऐसे समाजों का जिनको हमारी संरचना में, सामाजिक संरचना में सबसे निचले पायदान पर रखा गया और उनको समेकित पूंजी से सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक सभी प्रकार के सांस्कृतिक पूंजियों से उनको वंचित रखा गया और उनको सबसे निचली पायदान पर सामाजिक संरचना में, अगर हम पुरुष सूक्त का 10वां एक्चुअली जो है मंडल और 91वीं ऋचा
यद पुरुषम व्यवधौ कदिदा वैकल्पवन किमस मुख कौ बाहु कौरपाद उच्चेत ब्राह्मणो मुखम आसीत द्विबाहु राजन्य कृता उर तदस्य वैश्य पदभ्याम शूद्र जायत। अगर हम इस ऋचा के आधार पर भी चले तो उनको कहीं भी इसमें जगह नहीं है और इसलिए उनको पंचम कहा गया। यद्यपि अगर आप पंचम कहेंगे तो उनका वर्ण क्या होगा, उनका धर्म क्या होगा, उनका आश्रम क्या होगा, ये सब भी नदारत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग जिए और उन्होंने अपने ज्ञान का जो उत्पादन किया वह इस वंचना की चेतना के आधार पर आधारित है। और इसलिए समाज में ज्ञान के उत्पादन के दो फाड़ दिखाई देते हैं। एक तरफ तो समेकित सांस्कृतिक पूंजी की भरमार है और उनके पास उससे उनकी चेतना का सृजन हुआ है। दूसरी तरफ समेकित चेतना, समेकित जो सांस्कृतिक पूंजी थी उसकी वंचना है और उनकी चेतना का सृजन उससे हुआ और जिससे उनके ज्ञान का उत्पादन हुआ। इसीलिए उन्होंने जूठन देखा, इसीलिए उन्होंने मुर्दैया देखी, इसीलिए उन्होंने मेरा बचपन मेरे कंधों पर, अपने अपने पिंजड़े में शिकंजे का दर्द, या आप उद्यान या हमारे महाराष्ट्र में चले जाएं या पंजाब में छांगिया रूख और तो और आमची, ये जो अक्करमाशी, इन सब को देख पाए वो लोग और इसीलिए ये ज्ञान का उत्पादन साफ साफ दिखाई पड़ता है। बिल्कुल सर, लेकिन अब इसी नजरिए से देखने पे मुल्कराज आनंद जिनकी बात आपने की है, बिपिन चंद्रा और सबको छोड़ देते हैं। अयोध्या प्रसाद सिंह का तो मामला तो बात करने लायक नहीं है, आपने बात की है जी, लेकिन जी हिस्टोरियन रहे हैं तो बाद में बात करनी पड़ी। अरुण शौरी वगैरह को छोड़ दीजिए, लेकिन ये बिपिन चंद्रा से लेके मुल्कराज आनंद तक पुली वाले जी। मैंने इसीलिए अपनी किताब में जो ये किताब, इसीलिए संजीव जी ये किताब थोड़ी सी लीक से हटकर है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो भी किताबें आती हैं बाबा साहब पे वह जीवन चरित्र के रूप में ज्यादा दिखाई देती हैं या बायोग्राफी जिनको कहा जा सकता है। बाबा साहब ने ऐसा किया और बाबा साहब ने वैसा किया, और तो और बाबा साहब अम्बेडकर को वह एक्टिविस्ट बाबा साहब अम्बेडकर बना करके प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो 14 टैंक का आंदोलन हो, चाहे कालाराम टेम्पल का आंदोलन हो या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का भी आंदोलन हो, उसको वो उसी तरह देखते हैं। लेकिन मेरी पुस्तक जो है ये इन सब से हटकर है और इसमें जो ज्ञान का उत्पादन किस तरह बाबा साहब ने किया है, ये एक मसौदा में जब मैं लेके चलता हूं तब देखता हूं कि उनके ज्ञान के उत्पादन को किस तरह मुख्य धारा के मनीषियों ने अलग रखा या उसको एकदम इरेज कर दिया, जिसे मैं कह रहा हूं हटा दिया, उसका संज्ञान नहीं लिया। और इसी में मुल्कराज आनंद जब अपनी अनटचेबल लिख रहे हैं तो वो कहीं भी बाबा साहब अम्बेडकर का संज्ञान नहीं लेते हैं। जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ किया ही नहीं है, जबकि वह बुक 30-40 के दशक में आ रही है, 37 के आसपास आ रही है, तब भी बाबा साहब का कहीं संज्ञान नहीं है। और तो और बिपिन चंद्रा जैसे इतिहासकार जो कि इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 600 पेज की किताब लिखते हैं और कई संस्करण में लिखते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा चलाए गए जो भी आंदोलन थे, मुहिम थी, या बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो ज्ञान का उत्पादन था, चाहे पार्टीशन ऑफ इंडिया दैट इज पाकिस्तान और एनालिसिस ऑफ कास्ट, या बाबा साहब का ओरिजिन ऑफ कास्ट डेवलपमेंट एंड मैकेनिज्म, ये तक उन्होंने नहीं लिखा। और बाद में उनका जो कंट्रीब्यूशन है इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में बनाने का जो पूरा का पूरा योगदान था, जो भूमिका थी, उसका भी संज्ञान उन्होंने नहीं लिया। यद्यपि उन्होंने कहीं ना कहीं रेफरेंस जरूर दिया होगा, लेकिन जो एक हम लोग कहते हैं प्रोटैगनिस्ट, जो एक भूमिका, अहम भूमिका निभाते हुए जो व्यक्ति होता है, उसको उन्होंने कहीं नहीं दिखाया। यहां तक कि
जो समाजशास्त्री थे, जिनको पितामह कहा जाता है समाजशास्त्र के, G.S. घुरे, उन्होंने भी बाबा साहब अंबेडकर का जो है संज्ञान बड़ी सरसरी तौर पर लिया। इसलिए ये जो किताब में जो संदर्श है, पर्सपेक्टिव फ्रॉम बिलो, जिसको मैं कह रहा हूं, निचले पायदान का संदर्श, वो अपने आप में एक नवीन संकल्पना है। और मुझे लगता है कि शिक्षाविद इस पर गौर करेंगे, इस पर ध्यान देंगे कि वास्तविकता में यह किस चेतना के सृजन के आधार पर उद्घाटित होता है। बिल्कुल सर, और ये हिंदी वाले जो हिंदी के लोग हैं वो भी, यदि इस नजरिए से आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग कटघरे में खड़े हो जाते हैं। प्रेमचंद भी खड़े हो जाते हैं, 35 तक लेखन है उनका। और फणीश्वर नाथ रेणु जो कि सबाल्टर्न साहित्यकार हैं, वो भी कटघरे में खड़े हो जाते हैं। तो ये सब लोग हैं, वो सब है वहां। गांधी बाबा हैं, वो सब लोहिया हैं, मार्कस बाबा हैं, सब कोई है, हर कोई है वहां। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर नहीं है। इसके बावजूद कि मलारी है वहां। सर वहां एक कैरेक्टर आपने यदि पढ़ा, मैं प्रति परिकथा और महिला आंचल, तो मलारी ऐसा लगता है बाबूजी की बेटी मीरा कुमार जो अभी हैं, वो उस वक्त मैंने उसमें देखा था, शायद मैट्रिक या 12th में होंगी जब ये किताब आई थी इनकी महिला आंचल। और ये तो खैर ये स्थिति है। लेकिन इसको आपने, और हम और सवालों पे आए उसके पहले इसको और स्पष्ट करते हैं, इसको आपने अकेडमिया का, सोशल साइंस का और इतिहासकारों की का जातिवाद के तौर पे, जिस पुरुषत्व की आपने चर्चा की, आप कहते हैं कि इसको अक्षरशः लेटर एंड स्पिरिट में वो लेकर के चले आते हैं, इस पर बात नहीं करते हैं। और दूसरी बात आपने उसी में यही स्पष्ट भी कर लें कि आपने एम एन श्रीनिवास को भी, कि आप वहां से जब लेकर आते हैं तो संस्कृताइजेशन और जजमानी जैसी सारी चीजों को बिना परीक्षण के आप इस्तेमाल कर ले जाते हैं। जी विवेक सर। और तो और मैंने इसमें जो समाजशास्त्रियों के साथ साथ जो अखबार नवीस जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो अरुंधति रॉय हो, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की एक छोटी सी पुस्तक एनालिसिस ऑफ कास्ट का जब उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा, तो वह इंट्रोडक्शन बाबा साहब की किताब से मोटा हो जाता है। ये कौन सी परिकल्पना थी, मुझे नहीं समझ में आई। और दूसरी तरफ अखबार नवीस, जिनको मैं कहता हूं अरुण शौरी जैसे लोग, वह जब बाबा साहब वर्शिपिंग द फॉल्स गॉड लिखते हैं, तो बाबा साहब अंबेडकर को वह ड्राफ्ट्समैन बताते हैं। और इसके उत्तर में जो मैंने लिखा है कि बाबा साहब ने खुद कहा कि जब मैंने संविधान का मसौदा लोगों के सामने रखा तो उस समय 7635 अमेंडमेंट उस मसौदे में आए। बाबा साहब अंबेडकर ने 7635 अमेंडमेंट्स को पढ़ा और 5162 अमेंडमेंट्स को उन्होंने खारिज किया। और तब 2473 अमेंडमेंट्स को उन्होंने समायोजित करके 395 अनुच्छेद वाला संविधान लिखा। अब आप ये मुझे बताइए कि 7635 अमेंडमेंट पढ़ने वाला और 5162 को खारिज करने वाला क्या ड्राफ्ट्समैन होता है? ये बात मुझे लगता है कि किसी भी संवेदनशील या पढ़े लिखे व्यक्ति को अपने आप इसका उत्तर मिल जाएगा। दूसरी बात मैंने इस किताब में यह भी लिखी कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो विचारधारा का अध्ययन करते हुए सभी विचारधाराओं को जिस प्रकार जवाब दिया, मार्क्सिस्ट को अलग जवाब दिया, सोशलिस्ट को अलग जवाब दिया, कांग्रेसियों को अलग जवाब दिया, और उन सबके नाराजगियों को, उन सबके प्रश्नों का उत्तर दिया, तो क्या एक ड्राफ्ट्समैन क्या उनका उत्तर दे सकता है? तीसरी बात, बाबा साहब अंबेडकर जब खड़े होते थे तो मैंने गिना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में मैंने गिना कि एक दिन में बाबा साहेब कितनी बार खड़े होकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोलते थे। तो संजीव जी, आपको जान करके बड़ा अचंभा होगा कि 9 से 10 बार बाबा साहब डेली खड़े हो जाते। कभी वो अगर क्या ड्राफ्ट्समैन क्या रेजोल्यूशन मूव करता है, रेजोल्यूशन मूव करने के बाद क्या ड्राफ्ट्समैन उसके लिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लगाता है? और जब लॉक जैब हो जाता है, जब गुत्थी उलझ जाती है, तो गुत्थी को सुलझाने के लिए ड्राफ्ट्समैन आंसर भी करता है। मैंने तो उनके आंसर के शब्द को गिना, और जब उन्होंने मसौदा रखा तो
8,100 शब्द का भाषण है उनका। और जब उन्होंने संविधान को माननीय राजेंद्र प्रसाद जी को 26 नवंबर 1949 को जब सौंपा, तो उस समय का भाषण देते हुए क्या एक ड्राफ्ट्समैन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करेगा? ये बताएगा कि अमेरिका का संविधान कितने दिनों में बना, ऑस्ट्रेलिया का संविधान कितने दिनों में बना, कनाडा का, साउथ अफ्रीका का संविधान कितने दिनों में बना? क्या एक ड्राफ्टमैन बनाएगा या बताएगा? और तो और उन्होंने बाकायदा जो है ये बताया कि अगर मान लीजिए ये मोटा हो गया है तो क्यों हो गया है। संविधान के अंदर बताते समय उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में जो संवैधानिक नैतिकता है उसका नितांत अभाव है। क्या एक ड्राफ्ट्समैन संवैधानिक नैतिकता की गणना करेगा? तो मुझे मतलब शौरी जी की सोच पर तरस बस केवल आ सकता है। इसलिए मुझे लगता था कि ये एक जवाब जरूरी था, जिसमें कि संविधान निर्मात्री कमेटी में जब 7 लोग रखे गए तो खुद टीटी कृष्णमाचारी ने कहा कि 6 लोग उसमें नदारद थे और सारा का सारा काम बाबा साहब अंबेडकर पर आ गया। तो क्या अरुण शौरी के पास शोध की कोई प्रकृति नहीं थी, उनके पास कोई पद्धति नहीं थी जिससे कि वह इन सब की गणना करके और बाबा साहब को ये ड्राफ्टमैन कहते हुए लजाए भी नहीं वो? ये मुझे बड़ा अखरा, और इसलिए मैंने अपने कड़े शब्दों में इस किताब में भी निंदा की। बिल्कुल सर, और वो तो इरादतन किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी कम से कम जो उन्होंने बाबा साहब के बारे में कहा लास्ट में, तो वो उसको भी उसको सब कुछ ये जानबूझकर किया गया हमला है जी। सब उसमें संजीव जी, उसमें सभी लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू ने और राजेंद्र प्रसाद ने, टीटी कृष्णमाचार ने, अलादई जो थे उन्होंने, और भी और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सबने प्रेस किया। और उस प्रेस को आप बता रहे हैं वर्शिपिंग द फॉल्स गॉड, ये जो मेटाफर है ये अपने आप में आपकी कुंठा का जो है कहीं ना कहीं प्रदर्शन करता है। बिल्कुल, उससे भी ज्यादा घातक है कि आप जो है बिपिन चंद्रा, आप कहीं पासिंग रेफरेंस में पूना पैक्ट में जिसकी आपने बात की है, आप गांधी को वहां जो कारण है उस पर कोई चर्चा नहीं, पूना पैक्ट से लेकर के गांधी जी के अनशन का, लेकिन गांधी जी के अनशन की बड़ी चर्चा करते हैं। और तो और चंद्र जी देखिए, रिचर्ड एटनबरो जैसे लोग बिल्कुल जो कहते हैं कि बड़े रिसर्च बाद के बाद पश्चिम से, पाश्चात्य देश से आके रिचर्ड एटनबरो एक गांधी पिक्चर बनाते हैं, और उस गांधी पिक्चर में जैसा कि आपने अभी अभी पूना जो है पैक्ट का जिक्र किया, जिसमें उस पिक्चर में, गांधी पिक्चर में बाकायदा फास्ट करते हुए, आमरण अनशन करते हुए पूना पैक्ट पे गांधी को दिखाया गया है। और रिचर्ड एटनबरो जैसे व्यक्ति ने इतनी सतही रिसर्च करके गांधी पिक्चर बनाई कि उसमें भी बाबा साहब अंबेडकर को एक भी फ्रेम में नहीं रखा गया। तो यह जो इरेजर है, इसको हम, ये जो नदारत किया गया है बाबा साहब अंबेडकर को, इसका संज्ञान लेना 21वीं शताब्दी में जरूरी है। यद्यपि लोग पूछेंगे कि भाई वो तो पिक्चर थी गांधी पर, वो उनकी थी, तो बाबा साहब अंबेडकर उसमें क्यों दिखाए जाते? तो मैं बार बार उनसे यह कहता हूं, अगर गांधी में बाबा साहब अंबेडकर जरूरी नहीं थे तो अंबेडकर में गांधी कैसे जरूरी हो गए? जब जब्बार पटेल ने बाबा साहब अंबेडकर पिक्चर बनाई तो उसमें गांधी बार बार क्यों आए? तो रिचर्ड एटनबरो को हम कैसे एक शोध परक व्यक्ति मान करके उनकी गांधी को कालजयी फिल्म घोषित करें? ये मेरा प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज बाबूजी का जन्म की जयंती भी है, बाबू जगजीवन राम जी का। जी। और जिनको भी पढ़ना, आजकल गांधी और बाबा साहब को लेके कांग्रेस भी कुछ करते रहती है। बाबूजी और उनके बीच में जो कुछ कॉमन पेज थे, जो खास करके धर्म के एब्सोल्यूट अधिकार को लेकर के, उसमें जगजीवन राम भी उसके खिलाफ थे और बाबा साहब भी उसके खिलाफ थे। कुछ ऐसी चीजों पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन खैर सर, एक सवाल और अब आपसे, जो आपने रिडक्शनलिज्म और इरेजर पर बात की,
आपने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से अधिक महत्वपूर्ण उनके आगे के कामों को माना है, जिसमें खास करके आपने जो उनका पहला पेपर है ये मैकेनिज्म और जेनेसिस जो है उनका कास्ट वाला, जो जब वो एज ए स्टूडेंट लिखते हैं तो उसको ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं, उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करिएगा और उसके बाद में थॉट्स ऑफ पाकिस्तान को भी आप समझिए। नहीं, उसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो कास्ट जेनेसिस मैकेनिज्म एंड स्प्रेड वो एक अकादमिक पेपर मानता हूं, क्योंकि वह गोल्डन वाइजर के सेमिनार में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार में विधिवत औपचारिक रूप से वो पढ़ा गया, और इसलिए वह पूरा का पूरा जो उनकी शोधकर्ता की क्षमता है उसको वह दिखाता है। उसके अंदर बाबा साहब अंबेडकर चाहे रिसले से लोहा ले रहे हों, चाहे वो क्या बोलते हैं पीवी काणे की बात कर रहे हों, और वो एंथ्रोपोलॉजिकल नृविज्ञान की भी बात कर रहे होते हैं, और उस समय मशहूर समाजशास्त्री फ्रांस के जो मशहूर समाजशास्त्री गैब्रियल टाडे, इनका भी वो उद्धरण कर रहे हैं। यद्यपि फ्रांस में लोग केवल और केवल इमाइल दुर्खीम को बहुत बड़ा चिंतक मानते हैं, लेकिन उसके पहले भी गैब्रियल टाडे जो है वो रिसर्च कर रहे थे, और वो सिद्धांत देते हैं, ये लॉ ऑफ इमिटेशन, जिसको कि कहीं ना कहीं अगर आप भारत में देखें कि एमएन श्रीनिवास की एक अवधारणा है संस्कृतिकरण। अगर कोई भी गैब्रियल टाडे का, जो कि बाबा साहब ने 1917 में लिखा, और मैं नहीं मान सकता कि एमएन श्रीनिवास ने बाबा साहेब अंबेडकर की जो है कास्ट जेनेसिस एंड मैकेनिज्म न पढ़ी हो, और उसमें गैब्रियल टाडे को उन्होंने जो उद्धृत किया है उसको न पढ़ा हो, मैं नहीं मान सकता। लेकिन जब जो है वहां पर उन्होंने प्रस्तुत किया तो केवल अकादमिक दृष्टि से प्रस्तुत ही नहीं किया, बाद में वह 1917 में हिस्ट्री का एक बहुत प्रतिष्ठित जर्नल आता है, शोध पत्रिका आती है जिसका नाम है एंटीक्वेरी, और उस एंटीक्वेरी में वो पब्लिश हुआ। अगर उसके अंदर अकादमिक डेप्थ नहीं होती, अगर उसके अंदर रिसर्च या शोध परक तथ्य नहीं होते, उसके अंदर जो उन्होंने थ्योरी दी, जाति उत्पत्ति की जो थ्योरी है, वह सरप्लस मैन और सरप्लस वुमन के संबंध को लेकर के जो थ्योरी है वह उनकी ओरिजिनल थ्योरी है। जबकि लोग उसके पहले रेशियल थ्योरी थी, उसके पहले कहीं ना कहीं जो वो थी क्या धार्मिक थ्योरी थी कि जाति इस तरह पैदा हो रही है, और कुछ ने ऑक्यूपेशनल थ्योरी उससे भी बात करी कि गिल्ड थ्योरी, इतनी सारी थ्योरी थी, लेकिन किसी भी समाजशास्त्री, किसी भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इस प्रकार की जो मानक सिद्धांत था उसको नहीं दिया। और इसलिए मैं बाबा साहब अंबेडकर के उस शोध को मौलिक शोध मानता हूं, और कहीं ना कहीं वह आने वाली पीढ़ी के लिए, चाहे वो समाजशास्त्री हो, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो, उनके लिए मानक प्रश्न होने चाहिए उसके, अगर वो सचमुच आगे का शोध करना चाहते हैं। बिल्कुल, और समाजशास्त्रियों को जो है बाद में जो आप कह भी रहे हैं उसको कायदे से कोट करना चाहिए था। बहुत सारे लोग एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन प्रोफेसर विवेक कुमार बताते हैं कि वो एक खास उद्देश्य से लिखा गया। जी सर, आप बिल्कुल संजीत जी, आप देखिए जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट था वो जाति पाति तोड़क मंडल के लिए एक जनमानस की स्पीच है, वह अकादमिक स्पीच नहीं मानी जा सकती और ना ही अकादमिक लेक्चर माना जा सकता है। उसके अंदर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, किसी भी समाज के लिए अगर सचमुच उसको जाति का उन्मूलन करना है तो
उसको पढ़ना चाहिए कि हम ये प्रोग्राम लेके चले। यद्यपि उसके अंदर समाजवादियों को जवाब है, उसके अंदर यानी कि हिंदूवादियों को भी जवाब है, उसके अंदर गांधी के साथ बाद में उत्तर और प्रश्न बाकायदा चले, जिसको बाबा साहब ने समायोजित करके एनालिसिस ऑफ कास्ट को पूरा किया। तो ये तो आप कह सकते हैं कि हाँ, वो सूचना के तौर पर बड़ी सारगर्भित है, उसके अंदर तथ्यों के आधार पर भी बाबा साहब ने, क्योंकि उनकी मनीषा ऐसी थी कि अगर वो कुछ भी जर्नल भी लिखते तो वो थ्योरेटिकल हो जाता, लेकिन बाबा साहब के अगर मैं उसको रिसर्च के रूप में देखूं तो वो उन्होंने रेफरेंशियल टेक्स्ट नहीं लिखा है, बल्कि उन्होंने एक भाषण के रूप में उसको लिखा है। तो भाषण को भाषण के रूप में ही लेना चाहिए। हमारे जैसे शोधार्थी हैं, जो और भी शोधार्थी हैं, उनको इससे आगे जाना होगा। बिल्कुल, और इसके लिए मैं थोड़ा हिंदी वालों को बीच बीच में संबोधित करता चलता हूँ सर, ताकि कभी देखें तो जो है, तो एमए का पेपर लिखना, वो दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह, वो उनका सबसे महानतम कृति माना जाता है। लेकिन बाबा साहब पर जब बात आती है तो जिसको विवेक कुमार जी कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण कृति है, उसको लोग कह देगा कि वो एक रिसर्च पेपर था, एक विद्यार्थी, मैंने सुना है कई बार। इसलिए तो ये पर्सपेक्टिव जो है, और जीवन भर कहा गया कि नामवर जी का ये, तो हिंदी वाले जब सुनेंगे तो ये समझेंगे ज्यादा मैं किस तरफ बात कर रहा हूं। लेकिन संदीप जी, मैंने भी दूसरी परंपरा की खोज पढ़ी जी, और उस परंपरा में मैं जब पढ़ रहा था तो कहीं भी नामवर जी बड़े अदब से, बड़े आदर के साथ मैं कहना चाहता हूं, वह अपने गुरु जी का नाम नहीं ले रहे हैं, वो उनको पंडित जी कह करके संबोधित कर रहे हैं। और वो ये बताते हैं कि पंडित जी भी व्योमकेश शास्त्री के नाम से लिखते रहे, वो भी छद्म नाम से लिखते रहे, और अपने गुरु की, मतलब अपने गुरु की भर्त्सना भी छद्म नाम से करते रहे। मैं कहता हूं, अगर सत्य को सत्य बोलना है, तथ्य को तथ्य बोलना है, तो छद्म नाम का क्यों सहारा? तो ये दूसरी परंपरा का हुई, ये तो पहली ही परंपरा थी। पहली ही परंपरा के भीतर कुछ गपशप था, वो गपशप था। तो ये है सर। अब जो है, हालांकि हमारी भी मजबूरी है कि थोड़ा हम आपको भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो दर्शक जो कई बार किताब ना भी गुजरेंगे, इसको कायदे से जान समझ जाए। और एक कोट आपके साथ, एक प्रसंग ये मैं अक्सर देखता हूं कि आप नोबेल पुरस्कार से दुनिया को तौलते हैं, मत तौलिए ऐसे। बात करेंगे आपसे, आज बात करने लगेंगे तो हमारी बातचीत डाइवर्ट हो जाएगी, इसलिए आपसे आज बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक दिमाग में रखिए, हर किसी, जब मैं देखता हूं कोई इंटेलेक्चुअल बात होती है तो नोबेल नहीं मिला, नोबेल नहीं, क्या नोबेल नहीं मिला सर? ये दो चीजें और हमारे दर्शकों को बताइए। एक तो आजकल सोशल जस्टिस की बड़ी चर्चा है। हम लोग जब थोड़ा बहुत एक्टिविज्म के से जुड़े रहे हैं, आज भी हैं, तो हम अंबेडकर बात जानते थे, बहुजन बात जानते थे, सोशल जस्टिस का भी है मतलब था, लेकिन इधर वही वो अम्ब्रेला मसला बन गया है, सामाजिक न्याय। आपने उसको भी डिस्कस किया है। बाबा साहब के संदर्भ में सोशल जस्टिस को, उनका जो उसके लिए दार्शनिक योगदान है, और जो उसको कैसे वो व्यवहारिक तौर पे उसको फॉर्मुलेट करने की बात करते हैं, इस पर बात करिए। एक चैप्टर है आपका। जी, मेरा मानना यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर के, अगर हम सामाजिक न्याय के दर्शन की बात करें, तो बाबा साहब अम्बेडकर बिल्कुल क्लियर है कि वास्तविकता में सामाजिक संरचना के अंतर्गत व्यक्ति की क्या स्थिति होनी चाहिए। क्या एक व्यक्ति स्वच्छंद है? क्या वह अपने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी संरचनाओं से स्वच्छंद है? और क्या उसके अधिकार सुरक्षित हैं? अगर वो सुरक्षित नहीं है तो सामाजिक संरचना एक खुली हुई सामाजिक संरचना नहीं होगी। और एक बंद सामाजिक संरचना के अंदर व्यक्ति अपनी जाति अस्मिता, अपने वर्णीय अस्मिता के आधार पर अधिकारों को जीता रहेगा और उसी से वह सुसज्जित रहेगा। अगर ऐसा है तो उसकी जो वास्तविकता है, उसके अंदर वास्तविक क्षमता है, उसका कहीं ना कहीं जो है हम गणना नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि इफ ए पर्सन इज इंजॉइंग द फ्रूट, ही इज इंजॉइंग द फ्रूट ऑफ हिज वर्ना। जो व्यक्ति को फल मिल रहा है तो वह उसके कर्म पर नहीं है, उसके वर्ण पर आधारित है। ऐसी व्यवस्था को अगर हम चलाते रहेंगे
तो कहीं ना कहीं हम अन्याय करेंगे उन लोगों के साथ जिनके साथ अभी तक हमने अधिकारों की कोई बात नहीं कही है। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जब भारतीय सामाजिक संरचना के में सामाजिक न्याय की बात करना चाहते हैं तो वह पहले यह गणना करते हैं कि क्या समाज में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व है या नहीं है। अगर यह समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व नहीं है तो सामाजिक न्याय नहीं आ सकता, क्योंकि भारत में भारतीय सामाजिक संरचना के अंदर जो समता, जो स्वतंत्रता थी, यहां तक कि आपको व्यवसाय की स्वतंत्रता नहीं थी। You were condemned to live in the same occupation in which you were born. जो लोग कह रहे थे कि भारतीय सामाजिक संरचना इज डिवीजन ऑफ लेबर, तो बाबा साहब ने कहा ऐसा नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर जो है वह एक बहुत ही तार्किक प्रक्रिया है, जिसमें जो व्यक्ति योग्यता रखता है उसको उसी प्रकार का काम दिया जाएगा, और व्यक्ति के मनः स्थिति में इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह किसी भी कार्य को चुन सके। क्या भारतीय समाज में ऐसी व्यवस्था है? क्या व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह अपने हिसाब से किसी काम को चुन सके, या वह परिपक्व है उस कार्य में कि नहीं है और तब भी वो करे? ऐसा नहीं है, और इसलिए सामाजिक न्याय की बाकायदा दरकार है। दूसरी बात, इस सामाजिक संरचना को बनाए रखने की क्या स्थिति थी? तो उन्होंने कहा दो बड़े अधिकार छीन लिए गए समाज में। एक, पढ़ने लिखने का अधिकार। जब व्यक्ति पढ़ेगा नहीं तो प्रश्न कैसे करेगा, और वह उन किताबों को कैसे पढ़ेगा जिसके अंदर बाकायदा यह कानून बनाए गए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसलिए वह प्रश्न नहीं कर पाएगा, और जब प्रश्न नहीं कर पाएगा तो बाकायदा स्थिति चलती रहेगी। दूसरा, उसका जो है आपने हथियार का, यानी कि जो वेपन का था, वो भी अधिकार छीन लिया कि जो निचले पायदान के लोग हैं वह वेपन नहीं उठा सकते, तो क्रांति भी नहीं हो पाई और क्रांति से भी दूर कर दिया। और तीसरी बात जो करी कि जो ब्राह्मण को देवता बना करके उसके हर अपराध को क्षम करके उसको जो है बाकायदा बनाए रखा स्थिति। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक न्याय नहीं हो पाएगा। अब सामाजिक न्याय होगा कैसे? आपका सवाल लेंगे, आपका सवाल बाद में सबसे अंत में लेंगे। आपका सवाल रेलेवेंट है और हमारी बातचीत को जोड़ेगा, लेकिन पहले एक्सप्लोर कर रहे हैं जो किताब। जी सर, आप जारी रखें। तो सामाजिक न्याय जो है, सामाजिक न्याय कैसे होगा? तो बाबा साहब ने कहा कि सबसे पहले अधिकारों को स्थापित करना होगा, और उन समाजों के अधिकारों को जिनको हजारों वर्षों से उन अधिकारों से वंचित किया गया। तो सामाजिक न्याय की सबसे जो बड़ी दरकार है वो है सभी प्रकार के अधिकारों को सुनियोजित ढंग से स्थापित करना। वरना स्टेट जो है वो देखेगा क्या, राज्य जो है क्या देखेगा? अगर किसी के पास राष्ट्र में राज्य अधिकार नहीं है तो फिर वो पुलिस क्या करेगा? तो अगर स्टेट है, अगर संविधान है, तो हमें सभी समाजों के अधिकारों को स्थापित करना पड़ेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, अधिकार आवश्यक नहीं है, ड्यूटीज जो है वो ज्यादा जरूरी है। तो ड्यूटीज तो उनके लिए मुकर्रर की जानी चाहिए जिन्होंने हजारों वर्षों से अधिकारों का दोहन किया या अधिकारों को बाकायदा जिया है। अभी तो 75 साल में जो संविधान लागू हुआ है, हजारों सालों से वंचित उन समाजों को अधिकार देने की बात चल रही है, और आप उसमें अवरोध पैदा करना चाह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक विरोधाभासी स्थिति है जिसे हमें निपटना है। अगर हमको सामाजिक न्याय को स्थापित करना है तो सभी समाजों के अधिकारों को सुरक्षित करना होगा। बिल्कुल। और आपका जरूर सवाल लेंगे सोनू कुमार मिश्रा। पाई कह रहे हैं कि विवेक कुमार सर को सुनना अच्छा लगता है। ड्राइंग मेमोयर तो कह रहे हैं कि आप एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए ताकि कुछ लोग शिक्षित हो सकें आपको सुनते हुए। ये आपके लिए एक सजेशन है सर। और
ड्राइंग मेमोयर ये भी कह रहे हैं कि सम्राट अशोक जयंती की शुभकामनाएं, बहुजन मीडिया आज मना रहा है, पता नहीं कैसे। उनका कहना है कि वो मैं इसके इतिहास से परिचित नहीं हूं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग दो बातें करेंगे और एक सवाल मेरा और उसके बाद सोनू आपका सवाल लेंगे। गांधी जी वाला सवाल बेहद जरूरी है। नेशन, और बहुत स्पष्ट है कि भारत नेशन बना नहीं, बनने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। भारत एक नेशन नहीं है, कई नेशंस हैं। इसको काफी तफसील से आपने एक पूरे चैप्टर में, बल्कि किताब का नाम ही है आइडियाज ऑफ नेशन एंड नेशन बिल्डिंग। हालांकि उस चैप्टर के पहले भी आइडियाज ऑफ नेशन ही है सब कुछ, लेकिन उसमें आपने खास तफसील से जिक्र किया है। सर, बाबा साहब का आइडियाज ऑफ नेशन बिल्डिंग। देखिए, बाबा साहब मैं जब रिसर्च कर रहा था तो पार्टीशन ऑफ इंडिया दैट इज पाकिस्तान के कुछ प्रश्नों में बाबा साहब ने कहा कि जो उस समय के राष्ट्र कवि थे और उन्होंने बाकायदा सेंट पोएट ऑफ वेस्ट बंगाल का, है ना, सेंट पोएट ऑफ बंगाल, नेशनल पोएट ऑफ बंगाल। तो इसका मतलब वो मान रहे थे कि जो बंगाल भी अपने आप में एक राष्ट्र है, और वो जिसे ये जो है अरे बाकायदा नाम लेकर के कह रहे थे कि जो वेस्ट बंगाल में जो पोएट थे जिनको टैगोर की बात, हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर भी मानते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। ये लाइन उन्होंने शुरू की कि रविंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो थिंक्स दैट इंडिया इज नॉट ए नेशन। तो मैं ये कह सकता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर और रविंद्रनाथ टैगोर को अगर हम साथ खड़ा करके देखें, यद्यपि मैं कंपैरिजन के मूड में बिल्कुल नहीं रहता हूं, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को आत्मनिर्भर रूप से ही देखना चाहता हूं। और जब भी मैं बात करता हूं तो कुछ लोग जो है गांधी को ले आते हैं, कुछ लोग मार्क्स को ले आते हैं, लेकिन जब गांधी की बात करते हैं तो बाबा साहब को नहीं लाते हैं, जब मार्क्स की बात करते हैं तो बाबा साहब को नहीं लाते हैं। तो इसलिए मैं क्यों लाऊं, ये मेरा मानना है। लेकिन फिर भी यहां पर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के लोग उस समय थे, बाबा साहब अम्बेडकर और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों ये नहीं मानते थे कि भारत एक राष्ट्र है। और बाबा साहब ने लिखा a population, a people divided into thousands of castes, how can they be nation? जो समाज हजारों जातियों में बटा है वह राष्ट्र कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि जातियां वैमनस्य फैलाती हैं, विघटन करती हैं, जेलसी पैदा करती हैं, एक दूसरे के प्रति जो है वैमनस्य जलन पैदा करती हैं। और राष्ट्र तो वी फीलिंग का नाम है, एकता का नाम है, हम का नाम है। तो ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने पहले दलितों और हिंदुओं का पड़ताल किया कि ये बटा हुआ है हजारों वर्षों का। फिर वो आए ट्राइबल्स को लेकर कि क्या ट्राइबल्स के अंदर एकता पैदा करी गई, क्या अनुसूचित जनजातियों को हमारे जो समाज के लोग हैं उन्होंने जा करके उनकी सेवा की या उनसे बात की या उनको मुख्य धारा में ला करके अपने साथ रखा? ऐसा भी नहीं हुआ। तीसरी तरफ उन्होंने मुस्लिम और हिंदू समाज की एकता को देखी और उन्होंने कहा नहीं, दे बोथ आर एट ए वॉरिंग लेवल। एक जो है वो याद करता है राणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान को, दूसरा याद करता है जिसे दूसरे लोगों को। एक रामायण की बात करता है तो दूसरा हदीस की बात करता है, कुरान की बात करता है। तो इन दोनों में सामंजस्य कहाँ है? और जब तक ये सामंजस्य नहीं होगा तब तक राष्ट्र नहीं बनेगा। और इसलिए उन्होंने राष्ट्र निर्माण की कुछ शर्तें रखी, जिसमें एक शर्त थी विस्मृति, फॉरगेटफुलनेस। जब तक हम अपने अतीत को भूलेंगे नहीं तब तक हम राष्ट्र का मुकम्मल निर्माण नहीं कर सकते। और ये अतीत को भूलना, विस्मृति जो थी, वो उन्होंने फ्रांस के राष्ट्र बनने की तरह से ली थी, क्योंकि ईस्ट फ्रांस और वेस्ट फ्रांस का 100 साल से लड़ाई लड़ रहे थे एक दूसरे के प्रति। लेकिन आज कोई नहीं कह सकता कि वो लड़ रहे थे। और ये फॉरगेटफुलनेस मुझे लगता है वर्तमान समय में भारत के अंदर भी उस बात की वानगी बन जाती है कि क्या
दलित अपने अपनी पीड़ा, अपना शोषण, अपना दर्द भूल करके जो है मनुस्मृति का दहन ना करे, और सवर्ण समाज के लोग अपनी वर्चस्वता को बनाए रखते हुए ये ना कहें कि मैं ये हूं और मैं वो हूं, क्या वो भूल करके उनको गले लगा सकते हैं? तो कहीं ना कहीं अगर विस्मृति के आधार पर हम संस्कृति का सृजन करेंगे और अपनी बाहुल्यता का जश्न बनाएंगे तो राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। हमें डाइवर्सिटी का सेलिब्रेशन करना पड़ेगा। जी, और चूंकि समय की सीमा है अपनी, बाबा साहब ने तो इसकी शुरुआत कर दी थी पहले ही दिन, जब संविधान सभा में सर आप जब वो कहते हैं कि हम सब जो है अलग अलग इंटरेस्ट के लोग यहाँ नेता यहाँ हैं, लेकिन आज से हम, और मैं भी उस एक फैक्शन का नेता हूँ, लेकिन आज से हम एक राष्ट्र निर्माण की तौर पे, उसका पूरा एक कोट है जो वो बोलते हैं। तो बाबा साहब ने तो इसकी नींव रख दी थी, दलितों ने भी नींव रखा है, दलित आंदोलन ने भी नींव रखा है, दलित चिंतन ने भी नींव रखा है, लेकिन आज भी हाई कास्ट हिंदू मेल इसके लिए तैयार नहीं है। आज भी वो ग्लोरीफाइड ढंग से अपने गौरव को की व्याख्या करता है, और अलग अलग चीजों में नहीं, और संजीव जी सबसे बड़ी बात जो की है कि उन्होंने जो परंपरावादी संस्थाएं थी उस पर तो अपना एकाधिपत्य अभी भी जमा रखा है, लेकिन जो आधुनिक संस्थाएं आई, जो आधुनिक इदारे आए, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, उस पर भी उन्होंने अपनी मोनोपोली जमा ली है। और इसलिए जो प्रतिनिधित्वकारी राष्ट्र की संकल्पना बाबा साहब अंबेडकर ने रखी थी कि सभी समाजों का इन संस्थाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व होगा, तभी एक मुकम्मल राष्ट्र बन सकता है। लेकिन आज वो दिखाई नहीं दे रहा है। जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, यूनिवर्सिटी में, सिविल सोसाइटी में, इंडस्ट्री में आज भी वहां पर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो एक राष्ट्र मुकम्मल जो कैसे बनेगा? आने वाले 14 अप्रैल में हम बाबा साहब अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाने जा रहे हैं, तो कैसे श्रद्धांजलि उनको अर्पित करेंगे अगर हम ये कार्य नहीं कर पा रहे? बिल्कुल। अब एक सवाल सोनू कुमार मिश्रा का आप जरूर ले लें सर, क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि आज की तारीख में चूंकि ये अब एक बड़ी पार्टी इसको प्रमोट कर रही है, तो निश्चित तौर पे एक विमर्श का हिस्सा बनता है। विवेक सर, कृपया इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए। हम गांधी, अंबेडकर और नेहरू के आपसी असहमति पर जरूरत से ज्यादा बात करने पर आरएसएस के विचार को मौका तो नहीं दे रहे हैं। इस पर आप हालांकि अभी हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें इनको जवाब मिल गया होगा, लेकिन फिर भी पर्टिकुलरली इस सवाल को सर एड्रेस करिए। नहीं, मेरा मानना यह है कि ये डर कब तक? ये आज से तो डर नहीं दिखाया जा रहा। ये तो जब व्यक्ति सत्ता में होता है, क्या वह सोचता है कि हम जो है अपने इन जो महापुरुष हैं, हम क्या इनके बीच डिफरेंस न रखें? क्या कर्नाटका के अंदर जो हमारा SC/ST फंड था उसका डाइवर्जन हुआ कि नहीं हुआ? जब आप सत्ता में दिल्ली में थे तो आपने SC/ST फंड जो है उस समय के कॉमनवेल्थ गेम में लगा दिया, तब आपको ध्यान नहीं आया? या आप आज रेवंत रेड्डी क्या जो है जमीन नहीं बेच रहे हैं? तो अगर आप आरक्षण अभी वहां तेलंगाना PCS में एक मुद्दा उठा हुआ है, प्रिलिमिनरी से आरक्षण हटाना, ये भी एक मुद्दा बना हुआ है 2000 जी। तो फिर अगर आप आज प्राइवेट सेक्टर में वहां पर क्या रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको पहल उनको करनी पड़ेगी जो सत्ता में है। जो वंचित वर्ग है, आप उससे कब तक सैक्रिफाइस मांगते रहेंगे? और हम अपनी बात भूल जाएं, आप अपनी बात भूल जाएं, और जब आप सत्ता में आए, और आज भी आप देखिए खरगे साहब को अगर हम छोड़ दें तो क्या प्रतिनिधित्व दलितों को मिल रहा है? आज एक भी स्पोक्स पर्सन क्या वहां पर जो है उस पार्टी में क्या स्पोक्स पर्सन दलित समाज के आ रहे हैं? क्या उनको जो है प्रिंसिपल या वाइस चांसलर बनाया जा रहा है? या उनको बाकायदा जजेस के रूप में जो लोकल जजेस हैं, जो जिनकी नियुक्ति राज्य ही करता है, क्या उसके रूप में वो किए जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रतिबद्धता दिखानी पड़ेगी, अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम एकता की बात कर सकते हैं। वरना वैचारिक तौर पे तो हम एकता करें,
और सामाजिक तौर पर हम उसी प्रकार इदारों में बटे रहें और अपना प्रभुत्व बनाए रखें, तो ये तो बात नहीं चल पाएगी। बिल्कुल, ये सारे ज्वलंत और मौजूद सवाल हैं, इसीलिए वो जो अभी हम लोगों ने चैप्टर डिस्कस किया, आइडियाज ऑफ नेशन एंड नेशन बिल्डिंग, जब तक आप 2, 3, 4, 10, 50 नेशन की तरह व्यवहार करते रहेंगे तब तक ये सारे सवाल बने रहेंगे। मामला सिर्फ धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता की जब बात होगी तो सारे सेक्शंस की भी बात होगी, जातिवाद की भी बात होगी। गणेश मीना, जरूर आप जो कह रहे हैं उस पर बात होनी चाहिए, और जो चीजें छूटी हैं महापुरुषों की। प्रोफेसर विवेक कुमार की ये किताब जरूर पढ़िए यदि आपको समय मिलता हो तो, क्योंकि ये थेरेटिशियन के लिए और एकेडमिक जगत के लिए खास करके, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। ये 45-40 मिनट में हमारी सीमा है, टिक 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 घड़ी बजने लगती है 30 मिनट के बाद, तो ये जब पढ़ेंगे तो और कायदे से बात कर सकेंगे। जैसे इसी टर्म को अब हम संस्कृताइजेशन की जो विवेक कुमार की आलोचना है प्रोफेसर साहब की, वो हम खोलने लगेंगे तो उसमें भी 10 मिनट लग जाएगा। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो जब एकेडमिशियन, जो मैंने आरएसएस वाले अपने मित्र को कहा था, आपकी यहाँ समस्या है कि आप भाला, तलवार, लाठी, चेतक ये खोज के लाते हैं, हम टूल्स लेकर के हिस्ट्री और सोशल साइंस पे बात करते हैं। विपिन चंद्रा को भी कटघरे में लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। जो आउटसाइड पैनलिस्ट थे बहुत खास तौर पे आपसे इंगेज हुए, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 11:10 पर किसी और विषय पे। 9 बजे भी जरूर मिलिएगा, मनोरमा का कार्यक्रम होता है। नमस्कार। स्त्री काल को लाइक करिए। धन्यवाद संजीव जी। हाँ, धन्यवाद। आपने कम से कम पुस्तक पढ़ी और पढ़ने के बाद अपने दर्शकों को, जो आपके सुधीर दर्शक हैं, उनके लिए आपने मेरी पुस्तक का परिचय कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये वीडियो आप जरूर शेयर करिए लोगों को बीच। स्त्री काल को तो सब्सक्राइब करिए ही करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।